बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे। क्या शानदार मुकाबला हुआ कल। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बार फिर दिफाई चैंपियन बहुत ही ज़बरदस्त इस PSL में खेलते आ रहे हैं और अब बड़ा वाज़ेह लग रहा है कि कहीं एक बार फिर चैंपियन बनते हुए नजर ना आ जाएं। लेकिन इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, मुल्तान सुल्तान्स के साथ मुकाबला था और मेरे ख्याल से जिस तरीके की जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है उसमें कंप्लीटली वन साइडेड अफेयर एक किस्म का हो गया। जब बैटिंग की बारी आई तो पूरे अपने जो बैटर्स हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज किया, फिनिश बहुत अच्छा किया। खास तौर पर हैदर अली और जेसन होल्डर ने जिस तरीके से आखिरी ओवर्स का फ़ायदा उठाया, मेरे ख्याल से उसकी बदौलत बड़ा ही अच्छा टोटल सेट कर दिया था। लेकिन फिर भी मुल्तान अपने आप को बहुत बैक करता रहा कि हम ये टोटल चेस करेंगे। 9 ओवर्स में 90 स्कोर थे, लेकिन विकेट्स गिरती रही। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़रा मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि थोड़ी सी प्लानिंग गलत होगी मुल्तान की। ज़रा ओवर अटैक करने चले गए। जिस तरीके से चल रहे थे आखिरी 5 ओवर्स में 40-50 रन बड़े गेटेबल होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको विकेट्स वहाँ तक लेकर जानी है। लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरती चली गई। प्लेयर्स जो हैं, बैटर्स जो हैं, वो वापस पवेलियन जाते रहे और इस तरह मुल्तान सुल्तान जो है वो ये मैच जीत नहीं पाई। अब बार बार फिर ये बात की जाएगी, मोहम्मद रिजवान से भी ये बात हुई। उन्होंने कहा जी हमने बहुत ज़्यादा रन्स दे दिए। उन्होंने तो खैर बॉलिंग के ऊपर ही सारा खमियाजा जो है वो डाल दिया। लेकिन अब ये मेरा तो ख्याल है ज़ाती तौर पर पिंडी स्टेडियम में ये रन्स चेस हो जाते हैं। और लेकिन कल बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। ख़ास तौर पर हम शो से पहले भी जेसन होल्डर की बात कर रहे थे कि जिस तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं, जिस तरीके से उनको एक स्क्वाड की स्ट्रेंथ के साथ खिलाया जा रहा है और उनके इर्द गिर्द अगर अब आप वो नंबर 7 इस्लामाबाद यूनाइटेड का देखें, कंप्लीट बॉलर, कंप्लीट बैटर, कंप्लीट फील्डर, मेरे ख्याल से PSL 10th एडिशन की सबसे बेस्ट पिक जेसन होल्डर है। और ख़ास तौर पर जो फ़र्क हमें कल नज़र आया है वो मेरे ख्याल से एक वाज़ेह सबूत है कि बहुत ज़्यादा टैक्टिकल, बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट जो है वो जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्क्वाड के अंदर। और इसीलिए मैं बार बार कहूँगा कि ड्राफ्टिंग जो है वहीं पे आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी टीम जो है वो वाकई PSL जीतने जा रही है और कौन सी जो है वो शायद सिर्फ स्टारडम के पीछे जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद वुमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करनी है, जहाँ पर पाकिस्तान का मुकाबला जारी है थाईलैंड के खिलाफ। कुछ इतनी ज़बरदस्त बैटिंग आज नहीं नज़र आई। हमारी जो ख़वातीन क्रिकेट टीम है थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई मुझे नज़र आई है। रन रेट बहुत स्लो है। यहाँ से लगता यही है कि 150 रन तक, 160 तक ही जा पाएंगी। लेकिन बड़ा अहम मैच है क्योंकि अगर आज जीतती हैं तो शॉर्ट क्वालिफिकेशन है, फिर कोई डाउट नहीं रह जाता। लेकिन अगर आज नहीं जीत पाती तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स एंड मैच हो जाएंगी। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स सेक अहमद हमाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अहमद भाई आप? परफेक्टली फाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। कैसे हैं शाह जी आप? अल्लाह का एहसान है। बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अली मेहदी। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। मोहित शाह साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो 200 रन मुझे लगता था कि शायद पिंडी में चेसेबल है, लेकिन मेरे ख्याल से मुल्तान शायद बहुत ही ज़्यादा उस प्रेशर में आ गए कि शायद 200 रन ऑन द बोर्ड हैं और चेस नहीं होंगे हमसे। अहमद, पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, जब इस तरह का मैच आता है और थोड़ा सा आप हिस्ट्री को देखते हैं और प्रीवियस मैचेस को देखते हैं तो आपको डिसीजन कम अज़ कम अच्छे करने चाहिए। और वहाँ पे बनता नहीं था इस्लामाबाद यूनाइटेड को खिलाना, बनता था कि मुल्तान खुद खेले। और शायद वो मौसम की एक जो पहले इतनी ज़्यादा हेल स्टॉर्म आया या कुछ इस तरह का है और डिले थोड़ा हुआ मैच, उसकी वजह से शायद वो समझ उनको लगी कि शायद शुरू में थोड़ा बहुत बॉलर को सपोर्ट मिले, लेकिन ऐसा था नहीं कि वही विकेट थी और बिल्कुल फ्लैट विकेट थी। ऐसी विकेट थी जहाँ रन्स हो सकते थे और ज़्यादा रन्स हो सकते थे और रन्स का प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रिजवान को खुद बैटिंग करनी चाहिए थी, उनको नहीं चाहिए था कि वो इस्लामाबाद को पहले बैटिंग कराते। जब 200 बन जाता है तो फिर आपको पता है प्रेशर आ जाता है दूसरी टीम पे, और वो प्रेशर उनको देने के बजाय उन्होंने अपने आप पे ले लिया। और अपने आप पे जब लिया तो फिर शुरू पे अटैकिंग क्रिकेट खेलने लग पड़े। थोड़ा तो शुरू में स्टार्ट तो ठीक हुआ, लेकिन अटैकिंग क्रिकेट एक हद तक चलती है। इतनी तेज़ आप खेलेंगे तो वो ये नहीं है कि आप 20 के 20 ओवर उसी टेम्पो से खेलेंगे। आप 6, 7, 8 ओवर खेलेंगे, लेकिन उसको फिर स्लो करना पड़ता है, फिर विकेट्स रिजर्व करनी पड़ती हैं, आपको विकेट साथ लेके चलनी पड़ती हैं कि आखिरी 5 ओवर में 60 रन भी होंगे। आप अटैक करके 6 विकेट्स आपके पास हैं, आखिरी 5 ओवर में 60 आपको चाहिए तो आप वो अचीव कर लेंगे। लेकिन यहाँ मुझे बिल्कुल बहरहाल ज़रूर ये कहना पड़ता है, ये मैं नहीं समझता कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग टीम है। देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की आउटस्टैंडिंग टीम नहीं है। अब आप ये बताएं, आजम खान कोई उनका कंप्लीट फ्लॉप नजर आए हैं और गौस चोन के हैं, अभी तक कोई स्कोर नहीं किया। आप देखो स्कोर कौन कर रहा है, स्कोर सब ज्यादा फरहान कर रहे हैं। बिल्कुल।
कॉलिन मिनरो कर रहे हैं। कल जरा देखा हमने कि हैदर अली ने अच्छी स्टैंड लगाया होल्डर के साथ। ये जो है ना, बीच में अगर आप दो ऊपर से आप टॉप के 1-2 प्लेयर्स निकाल देते हैं तो प्रेशर जरूर आता है। आप तो बैटिंग की बात करें, मेरे ख्याल से आजम खान की कीपिंग भी सो डिसअपॉइंटिंग। जी जी जी, वो फिटनेस का उनका प्रॉब्लम है और फिटनेस का प्रॉब्लम वो लेके चल रहे हैं। उनका इजी मूवमेंट जो है ना, वो मूव नहीं कर पा रहे आसानी से, तो जिसकी वजह से उन्होंने कंसीड भी किया। आपने देखा कल 4 भी 1-2 22 के भी हुए, या ऐसे फोर्स थे वो जो रोक सकते थे वो उन्होंने नहीं रोके, जिसको हम स्टेपिंग कहते हैं, वो नजर नहीं आ रही। स्टेपिंग नजर बिल्कुल नहीं आ रही। मूवमेंट उनकी ठीक नहीं है ना। विकेट कीपर की तो बड़ा ब्रिस्क होना पड़ता है, उसको बड़ा तेज होना पड़ता है, उसको साथ ही उठना पड़ता है, साथ ही हिलना पड़ता है। बॉलर बॉल पे उसको आई रखनी पड़ती है कि बॉल किधर है और किधर नहीं है। और ये सारी बातें देखें, इस्लामाबाद पे अभी भी मैं कहता हूँ, ये नहीं है कि इस्लामाबाद इज अनबीटेबल, कोई और टीम उसको हरा नहीं सकती। सिर्फ ये करना पड़ेगा टीम्स को कि ऊपर के टॉप 2 जो फॉर्म में हैं इस वक्त, खासकर सबजादा फरहान, खासकर कॉलिन मिनरो, उनको रन ज्यादा न बनाने दें। अगर यही मुल्तान ने पहले खेला होता और मुल्तान ने 180 190 किया होता, मैं नहीं समझता कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वो 180 या 190 कर। आपने अल्फाजों में भी कह दिया, आपने तो खैर कलम के साथ भी कह दी, यूनाइटेड इन रेड हॉट फॉर्म, तो दे आर, आई थिंक वो नजर आ रहा है। लेकिन उसकी वजह ये है कि बड़ी लैक लस्टर सी परफॉर्मेंस है। और मेरे ख्याल से मोई शाह साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि डिसीजन कल बहुत गलत हो गया टॉस के ऊपर। लेकिन सिर्फ ये डिसीजन नहीं था जो गलत हुआ, मैं बार बार कॉमेंटेटर्स को भी सुन रहा था अहमद भाई, एंड आई थिंक ये बड़ा पर्टिकुलर था कि आप जब चेस करने जा रहे हैं, अगर आपने प्लानिंग की हुई है कि हमने चेस करना है, तो फिर आप 5वां 6ठा बैटर तो खिलाएं। आप तो 5वें नंबर पर डेविड विली आकर बारी कर रहा है, तो मतलब बैटिंग तो है ही नहीं आपके पास। वेरी ट्रू। देखें, आपने 6 बॉलर्स खिला दिए, आपने एक बैट्समैन को सेक्रीफाइस किया, मोहम्मद हसनैन को डाला, लेकिन उनसे सिर्फ 2 ओवर करवाए गए। रोल डिफाइन होते हैं हर एक के। मैं कहता हूँ कि मोहम्मद हसनैन जैसा फास्ट बॉलर जिसके पास एक्सट्रीम पेस है, उसे अगर आप कहेंगे कि लेंथ बॉल करनी है, मेंटेन करना है, तो वो आप उसके सही यूटिलाइजेशन नहीं। उसको आप कहेंगे अब फॉरगेट अबाउट एक्स्ट्राज, नो बॉल, वाइट बॉल्स, मुझे चाहिए तुम तेज़ बॉल करो, जिस तरह वसीम अकरम 92 वर्ल्ड कप में, और तुम मुझे डिस्टर्ब करते हुए नजर आओ बैट्समैन को, विकेट चाहिए मुझे, बेशक रन्स पड़ जाए, मैं अफोर्ड कर लूँगा। फिर जिस तरह बात की कि टॉस जीत कर पहले बैटिंग की, डकवर्थ एंड लुइस मेथड कहा जाता है कि शायद फोरकास्ट में रात को फिर दोबारा बारिश थी, यही वजह थी कि उनका के चेस कर लेंगे तो हमें टारगेट पता होगा, तो हम उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे। लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग की बात करें, बाय 16th ओवर मैं कहूँ दोनों टीमें नेक टू नेक चल रही थी, अगर हम दोनों टीमों का कंपैरिजन करें। लेकिन जो लास्ट 4 ओवर्स, जेसन होल्डर एंड हैदर अली, दोनों ने जो 64 रन, 64 रन इन लास्ट 4 ओवर्स, आप समझ लें 16 रन पर ओवर, वहाँ मैच का नक्शा बदल दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद से जैसा आपने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग, जेसन होल्डर, एक तो हाइट है उनकी ऑलमोस्ट 8 फीट से, जब वो यॉर्कर करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए पिक करना इतनी हाइट से, क्योंकि साइड स्क्रीन से भी मेरे ख्याल से थोड़ा हाथ ऊपर निकल रहा होता है कि आप पिक कर रहे हैं कि वो कौन सा बॉल कर रहा है। लेकिन उसके अलावा बड़ा सटल चेंज करते हैं अपनी लेंथ को, और रिजल्ट सामने है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त रेड हॉट फॉर्म, कोई डाउट ही नहीं। अच्छा अहमद भाई, थोड़ा सा पैनिक बटन भी दबा हुआ नजर आया, क्योंकि अगर आप 9 ओवर्स में 90 कर चुके हैं तो मतलब आप बिलो, मतलब थोड़ा सा ही बिलो है रन रेट के, आप ठीक जा रहे हैं। आपने सिर्फ करना ये है कि विकेट्स इन हैंड आखिरी 5 में, हम कहते हैं T20 में 50 भी हो जाता है, लेकिन शायद बहुत ही ज्यादा जल्दी में थे मैच खत्म करने। जो विकेट्स आप गिरी हैं, आपने देखा है कि 2 अगर मैं विकेट्स की, एक कामरान गुलाम की और डेविड विली की, देखिए जब फील्ड प्लेसिंग आप देखते हैं उसके हिसाब से आप शॉट्स प्लान करते हैं। आपने देखा है डीप स्क्वायर लेग दोनों के लिए, एक लेफ्ट हैंडेड एक राइट हैंडेड। इवन मोहम्मद रिजवान वही शॉट मारा जहां विकेट खड़ी थी। अब तो फिर आप इसके बाद क्या आपके आ जाता है कि आप सेंस प्रिवेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम लर्न कर रहे हैं इसके बाद। तो फिर लर्न कर रहे हैं तो रिजल्ट फिर वही है आपके सामने। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप वो सारी डिसमिसल्स देखें तो एग्जैक्ट वही मारी है जहां फील्डर खड़ा था। आई थिंक फील्डर डिड नॉट इवन हैव टू मूव एन इंच, सीधा उनके हाथों में बॉल गई। बट अली मेहदी, इस्लामाबाद यूनाइटेड इन रेड हॉट फॉर्म, जैसे मोई शाह साहब ने अपने कॉलम में भी लिखा है, बट द फैक्ट इज कि यू डोंट एक्सपेक्ट सच मीडियोक्रेसी फ्रॉम मुल्तान सुल्तान्स। और आजकल वैसे ही बड़े ओवर हाइप्ड हैं। अली की स्टेटमेंट भी आ गई उनके ओनर की, मैं उसी की तरफ जाना चाह रहा था। PSL जो है वो कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट करी, तो आई मीन लुक एट योर ओन हाउस इन ऑर्डर इज नॉट देयर। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, इससे पहले कि PSL शुरू हुआ था, सबसे ज्यादा हाइप कौन कर रहा था, सबसे ज्यादा बातचीत कौन, सबसे ज्यादा तनकीद कौन कर रहा था? अली तरीन पे। और सबसे ज्यादा वो चाहता था कि अब उसकी वजह से जो है लोगों के आई बॉल्स किसकी तरफ है, मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से। वो जो टीम जो मैं कह सकता हूँ कि 3 बार रनर्स अप रह चुकी है पिछले साल और उससे 2 साल पहले
पहले, उस पर है कि वो फिनिश लाइन से क्यों नहीं जा चुके हैं, क्यों नहीं ऊपर जा चुके हैं, और एक ही बार जीते थे 2021 में। एक वजह है ऑब्वियसली क्योंकि क्रंच मोमेंट्स पे उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ख़राब है। और अगर कल की परफॉर्मेंस देखें, एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ जो अभी आप हाईलाइट कर रहे थे कि माइकल ब्रेसवेल आपका प्लेयर नंबर 5 पे बैटिंग कर रहा है। वो तो बैट्समैन है ही नहीं, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, ही इज़ नॉट अ बैट्समैन। और अगर उसको आप नंबर 5, तो फिर क्या प्लानिंग है इसकी टीम के ऊपर? देखिए बिल्कुल भाई ने इधर इन्हें बिल्कुल सही कहा था कि देखें आपने क्या करना था कि आपने पिछले मैच में, फर्स्ट मैच में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया था, 200 प्लस किया। आप अपने स्ट्रेंथ्स के साथ खेलते, लीड फ्रॉम द फ्रंट, आप बैटिंग पहले करते। अब आप क्या कर रहे हैं कि इस मैच में जो 200 प्लस ऑन दिस विकेट बहुत मुश्किल था क्योंकि थोड़ी मॉइस्चर थी, और दूसरे आपके प्लेयर्स आर नॉट इन फॉर्म। आपके शाय होप इज कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म। उस्मान खान के पान पे वैसे इतना प्रेशर है क्योंकि पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा। ये तो खैर मैं आज तक समझना चाह रहा हूं कि उस्मान खान करना क्या चाह रहे हैं। मतलब मुझे तो आज तक वो फिट हो, 2-3 प्लेयर्स तो मुझे आज तक फिट होते हुए नजर नहीं और साथ में जो है कामरान गुलाम, जो अगर देखें इन एंड आउट वाला प्लेयर है, तो उसकी वजह से सारी आपका मलबा किस पे ऊपर आ जाता है, रिजवान के ऊपर। और रिजवान अगर नहीं परफॉर्म करी तो आपकी बैटिंग नहीं चली। तो मेरे ख्याल से जो है मुल्तान सुल्तान पे बहुत इस वक्त जो है तनकीद की जा रही बिल्कुल है, उनकी कॉम्बिनेशन नहीं ठीक है। और वो यही होप करेंगे, क्यों वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं पिछले चंद सीजन से, क्योंकि उनका पहला लेग जो होता है वो मुल्तान में होता है, और मुल्तान पे वो होम फ्रंट में बहुत जबरदस्त। इस दफा वो रावलपिंडी में खेल रहे हैं और कराची में भी उन्होंने खेला है। तो लेकिन अली इवन इफ दे मूव ऑन टू मुल्तान, तो वहां पर पिचेस बहुत ट्रेडिशनली स्लो हो जाती हैं, तो उसके हिसाब से भी फिर उनकी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन देखनी है। आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ उसामा मीर ही मुझे सारे मैचेस ऑब्वियसली आपकी बात ठीक है, और माइकल ब्रेसवेल भी है, लेकिन एक चीज़ है कि वो एक ऐसी टीम है जो ऑब्वियसली क्राउड का फैक्टर भी उनको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि वो जो क्राउड वाली होम फील्ड फैक्टर उसको बहुत हेल्प करती है। लेकिन वो हमेशा नहीं आपको हेल्प करती, लेकिन इनकी स्टार्ट ही इतनी ख़राब है पेशावर ज़ल्मी की तरह कि आप उनको वाकई विल हैव टू क्लाइम अप द लैडर, और बहुत उनके लिए अब मुश्किल होगा। बिल्कुल। मोइसा साहब, मुल्तान खाली एक साइड नहीं है जिसने हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। इवन अगर मैं उनके कॉम्बिनेशंस की बात करूं, दूसरी पेशावर ज़ल्मी भी है। और हम बार बार यही बात करें कि ड्राफ्टिंग प्रोसेस एक बड़ा अहम प्रोसेस है। वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सबसे बड़ा नाम नजर आए आप उसकी फ़ौरन ड्राफ्टिंग में चले जाएं। देखिए ये आपने बड़ी अच्छी बात की मुल्तान और पेशावर की। दे आर बीइंग लेड बाय सीनियर प्रोज। एक को बाबर आजम लीड कर रहे हैं और एक को रिजवान लीड कर रहे हैं, और वो पॉसिबली दे आर एट द ट्वेलाइट ऑफ द T20 कैरियर। वो ख़त्म होने वाला है उनका कैरियर, और इस वक्त उनको मुझे समझ नहीं आती कि अपने आप को प्रूव करना चाहिए एज ए कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी उनको प्रूव करना चाहिए। दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि दोनों ने अभी तक अपने आप को एज ए कैप्टन भी प्रूव किया है। देखिए, एक तो परफॉर्मेंस होती है टीम की, वो इलादा, एक अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस होती है लीडिंग बाय द फ्रंट, फ्रॉम द फ्रंट, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि आप अपने चार्जेस को, अपने मतलब पूरी टीम को किस तरह लीड करते हैं, किस तरह अपनी परफॉर्मेंस को स्ट्रीमलाइन करते हैं, किस तरह उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस लेते हैं। ना मैंने देखा बाबर आजम ने लेते हुए इस तरह का करते हुए, ना रिजवान ने इस तरह किया। देखें, उनके पास इतना पोटेंशियल है कि कम से कम फाइट तो करें ना। आपने फाइट भी नहीं देखी पेशावर ज़ल्मी की, तो आपने फाइट बिल्कुल नहीं देखी दोनों मैचेस में। इस तरह लग रहा था दे आर जस्ट देयर टू प्ले, कि जी हमने खेलना है, ख़त्म होगी बात। ये बात नहीं है। फैन फॉलोइंग उनकी बहुत ज़्यादा है, हर एक डिमांड कर रहा है कि आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दें, ऐसी परफॉर्मेंस दें कि लोग खुश हों। जीतना हारना 5-10 रन से वो कुछ नहीं होता, वो हार जाती है टीम, लेकिन वो करीब तो आए ना, कम से कम इतनी तो फाइट दें। और मुल्तान सुल्तान की आप बात कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान तो ऐसी टीम है जिसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। अब पिछला भी तकरीबन वो टाइटल जीत चुके थे, वो कोई भी जीत सकता था, हार्ड लक थी उनकी कि वो नहीं जीत सके। इस दफ़ा एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि शायद वो उसी जोश से, उसी जज्बे से अच्छी परफॉर्मेंस दें, ऊपर से अच्छा खेलें, प्लेयर्स उनके पास थोड़े बहुत बेहतर हैं। लेकिन वही बात है कि जब डिसीजन मेकिंग आती है कि सिलेक्शन क्या करनी है, प्लेयर किसको खिलाना है, क्या हमने बैटिंग पे ले करनी है, बॉलिंग पे ले करनी है, ये सारी चीज़ें उनसे मेरा ख्याल हैंडल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं हो रही। बात पहले भी मैंने आपको की थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसी टीम नहीं है कि जिसको ना हराया जा सके। मैं अभी भी फील करता हूँ कि उनके जो टॉप के 2 प्लेयर्स हैं, खासकर जो परफॉर्मेंस इस वक्त बैट्समैन हैं कॉलिन मेंड्रो और सबजादा फरहान, अगर आप इनकी विकेट्स पे कोई थोड़ा वर्क करें और इनकी विकेट्स जल्दी आप ले लें,
तो मैं नहीं समझता कि पूरी टीम आपको नजर आएगी कि कोई और पीछे से आके बड़ा स्कोर करेगा। आप इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते अच्छा, हैं। बड़ा सिंपल है कि आप अपने रिसोर्सेज कैसे यूज़ करते हैं। मुल्तान के कुछ प्लेयर्स जो अभी तक नहीं खेल रहे, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, एक तो मोहम्मद आमिर बरकी हैं, उसके अलावा तैयब ताहिर नहीं खेले, एस्टन टर्नर इज़ नॉट प्लेइंग अभी तक, यासिर खान है, जॉनसन चार्ल्स हैं हु वाज द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर इन लास्ट पीएसएल फॉर मुल्तान सुल्तान्स, उसके अलावा शाहिद अजीज़ ऑलराउंडर, उसके बाद आकिफ जावेद नहीं खेले, फैसल अकरम बाहर बैठे हुए हैं, विच आई थिंक इज़ जस्ट सरप्राइजिंग। फिर जॉश लिटल आपको नज़र आते हैं, गुदगेश मोती हैं हु आई थिंक कैन बी अ ग्रेट प्लेयर, बट आई थिंक वही बात है कि शायद मुल्तान में उनको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो बहुत से रिसोर्सेज हैं जिनको नहीं यूज़ कर पा रहे। और अहमद भाई, बार बार बात वही आती है, वाई इज़ इस्लामाबाद सो सक्सेसफुल, क्योंकि वो टैक्टिकली बहुत अच्छे हैं। कल भी आप देखें, उन्होंने सलमान अली आगा को बिठाकर हैदर अली को खिलाया, जो कि वाज अ वेरी ब्रेव मूव फॉर समवन के जो बहुत ज़्यादा फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ब्रेव मूव तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा फिटनेस का इशू था सलमान अली आगा को, उनको रेस्ट कराया गया। और साथ साथ अगर उनकी ओवरऑल देखें, बैलेंस है, क्योंकि आप टीम का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, आपने सेट ऑफ बैट्समैन देखने होते हैं और फिर यूटिलिटी प्लेयर जो बॉलिंग बैटिंग दोनों ऑप्शन में हो, और फिर सारे जेन्युइन बॉलर्स नज़र आते हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। हमने देखा कि इवन जिस तरह आप कह रहे कि आजम नहीं चल रहे, हाँ, एक ही मिसफिट है, एंड्रियस वॉस नहीं चल रहे, बिल्कुल मिसफिट है। और स्निक भी नहीं पिक कर रहे, मतलब आप उससे पूछा जा रहा है बड़ी स्क्रीन पे बाद में, तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो सुनाई नहीं दिया। अब इतने करीब होके आपको सुनाई भी नहीं दे रहा, आप डाइव भी नहीं लगा सकते, आप बैटिंग में 8 बॉलें खेलते हैं, सिर्फ 4 रन बनाते हैं। और इनकी इनिंग की वजह से कॉलिन मुनरो जो है, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में शॉट खेला और विकेट अपनी थ्रो की, अदरवाइज वो एंड तक लेके जाते अपनी इनिंग को। लेकिन ये बॉक डाउन हो गए, जो मोमेंटम इनको मिला था साहिबजादा और कॉलिन मुनरो की पार्टनरशिप को, उसको कैरी ऑन नहीं कर सके। मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग आपको नजर आएगा कि थोड़ा सा इनका रन रेट नीचे और आया। आदेश गौस इज अ विकेट कीपर बैटर, तो आप उनसे भी खिला के आजम की जगह एक और प्लेयर इंक्लूड कर सकते कुछ ऐसे डिजर्विंग विकेट कीपर्स हैं जिनको, आजम खान को अगर लेट से पिछले 3-4 सीजन से हमने देख लिया, इवन पाकिस्तान में भी ट्राई करके देख लिया, नहीं खेल सकते वो, उनकी फिटनेस का इशू है जो कि रियल इशू है। तो क्यों ना हसीबुल्ला, रोहिल नज़ीर जो यंगस्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर 19 में परफॉर्म करते हुए आए हैं, उन्हें कब मौका मिलेगा, जब उनकी भी एज गुजर जाएगी। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, आप एक प्लेयर को फेयर चांस दे दिया आपने, अब हम ये नहीं कह सकते आजम खान को बिठाने के लिए कि यार इसको अभी पूरा मौका नहीं दिया, आपको पूरे मौके मिल चुके हैं। मैं थोड़ी सी यहाँ बात करूँगा इनकी बात पे कि पीएसएल क्या होता है, का पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। बिल्कुल। डोमेस्टिक क्रिकेट क्या होता है? डोमेस्टिक क्रिकेट ये होता है कि आप अपनी फ्यूचर के लिए प्लेयर्स तैयार करें और ऐसे प्लेयर पे काम करें, उनको खिलाएं जिनका कोई फ्यूचर है। मैं नहीं समझता कि अब आजम खान का कोई फ्यूचर है, वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेकिन आप देखें मोहित शाह साहब, ये भी तो ज्यादती है कि एक बंदा जिसकी अपनी क्वेटा की टीम में जब जगह नहीं बनी, तो एक पूरी प्लानिंग के तहत उनको इस्लामाबाद में लाया गया, फिर उनको यहाँ पर खिलाया गया। मतलब वो मैं देखिए, मैं इस हक में बिल्कुल हूँ कि कोई भी प्लेयर हो, क्रिकेट खेलना उसका हक है, उसने यही क्रिकेट खेल के अपना घर चलाना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट कि जिस तरह उन्होंने कुछ नाम लिए कि वो नाम इग्नोर हो जाए। देखिए, अपने आप को फिट भी करना पड़ता है ना, अपने आप पे काम भी करना पड़ता है ना। कल उनकी मूवमेंट आपने नहीं देखी पीछे? मैंने मैच देखा, बिल्कुल आई थॉट कि इट्स वेरी डिफिकल्ट लग रहा था कि इवन एज कोई भी है यूनाइटेड का फैन है या नहीं है, उसको भी नहीं लग रहा था कि ये प्रोफेशनल क्रिकेट हो रही है, ये क्या हो रहा है। तो आपको फिट एंड रेडी प्लेयर को आपको खिलाना चाहिए, ऐसे प्लेयर को खिलाना चाहिए जिसका मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है, वो नहीं हो रहा। बिल्कुल जी अहमद। फिर इनके फास्ट बॉलर्स की बात की जाए, ज़ल्मी के अगर फास्ट बॉलर की, अली रजा यंगस्टर नो डाउट, थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें वो पोटेंशियल है, उसको भी तो बताना पड़ेगा अहमद भाई, बॉल कहाँ करनी है, तो कोई कप्तान बता ही नहीं रहा जाके। नहीं, कप्तान के अलावा कोचेज जो हायर किए हुए, इतना आप पूरा एक पैनल लेके साथ चल रहे होते हैं, तो वो उनका क्या रोल है। मैं हमेशा से कहता हूँ, मेंटोर्स, कोचेज, इनका आउटपुट क्या है। किसी प्लेयर को जब आप इंटरनेशनल अरीना में लेकर आते हैं, तो उसका नेक्स्ट लेवल आपको अगले सीजन में नजर आना चाहिए। अगर वो उसी सीजन में उसी परफॉर्मेंस को दिखा रहा है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती। मोहम्मद शमी एक ज़बरदस्त नाम था, लेकिन इतनी ज़्यादा पेस होने के बाद उस पर कहीं उसके वो स्किल्स नज़र नहीं आए कि हम कहते हैं यार ये वर्ल्ड बीटर है, ये पाकिस्तान को मैच जिताएगा। मोहम्मद अली पाकिस्तान भी खेल गए, पीएसएल पिछले साल के भी थे, लेकिन वो नहीं। मेरे ख्याल से इन्होंने एहसानुल्लाह को रिजर्व में रख दिया। और फिर मेरी मोहम्मद हारिस से जब बात हुई तो उसने कहा कि रिजर्व में पहली चॉइस तो वो है कि जो 15 अनाउंस में वही खेलेंगे, उसके बाद अगर कोई इंजर्ड होता है तो फिर। लेकिन एहसानुल्लाह अभी भी फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, हमने उनको साथ रखा हुआ है, खेलेंगे वो अभी भी नहीं। और बेहतर कुछ और पिक कर सकते थे। जब आप पिक कर रहे हैं एक प्लेयर को, आप लेकर चल रहे हैं, आप खिलाएंगे भी नहीं, तो और ऑप्शंस क्या खत्म हो गए थे। तो खिलाएं आप किसी और को। और कितने अच्छे प्लेयर्स होंगे जो अनपिक्ड रहे हैं, बट अली मेहदी दैट्स व्हाई ड्राफ्टिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम बार बार इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात इसलिए करते हैं कि उनका थिंक टैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने पूरे प्लेयर्स जो हैं वो मैप किए हैं, मार्क किए हैं, कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्लेयर डिलीवर करता आया है पूरे सीजन में। दैट्स हाउ टीम्स आर सक्सेसफुल। नहीं, उन्होंने बिल्कुल किया। और अगर देखें
पिछले साल के हम देखें तो पूरा रोड मैप अगर देखें तो पिछले साल इन्होंने जो पिक्स किए थे, स्पेशली इमाद वसीम, इमाद वसीम हमें पता था कि कराची किंग्स अनसेटल्ड था, उसको लाया था और ही वाज द प्लेयर ऑफ द फाइनल्स। जो उसने क्या खेला था पिछले आखिरी मैचेस में, तो उसने आके कितनी मोमेंटम और इम्पिटस दी थी इसके टीम को। साथ साथ नसीम शाह भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और ऑब्वियसली को पाकिस्तान के लिए और दूसरे टीम्स के लिए वो इनकन्सिस्टेंट, लेकिन वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो कंसिस्टेंट रह चुके हैं। और देखिए एक प्लेयर में जिसके मैं बात करूं, कॉलिन मनरो की अगर बात करें, कॉलिन मनरो कितने साल से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसी को पिक किया, हमेशा इसको ट्रस्ट किया और जब भी ट्रस्ट किया तो आके इसने डिलीवर किया है। तो जब प्लेयर्स आपके साथ कंसिस्टेंटली रहते हैं तो दे डिलीवर, और एग्जैक्टली कॉलिन मनरो एक ऐसे खिलाड़ी हैं और ऑब्वियसली शादाब हैं दूसरे। अगर इनका स्पाइन पूरा देखे तो बहुत कंप्लीट स्क्वाड है और इनके प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि अगर एक नहीं डिलीवर करेगा दूसरा डिलीवर, तीसरा नहीं करेगा चौथा करेगा। तो इसी की वजह से ये एक टीम की तरह खेल रहे हैं और साथ में अगर देखा जाए तो सही जेल करें। और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, और आई थिंक आगे जाके ये इनको हराना, ये डेफिनेटली टॉप ऑफ द टेबल खत्म करेंगे, स्पेशली आफ्टर। और आई थिंक आगे फिर वही बात हो जाती है कि अगर आपको इस वक्त नजर आ रहा है कि कौन बॉटम ऑफ द टेबल रह सकता है, तो पेशावर ज़ल्मी भी नजर आ रहा है। और आई नो कि ठीक है अभी थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स को अपनी गेम ठीक करनी, कराची किंग्स इस बार, कराची किंग्स भी एक और है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, बट मेरे ख्याल से क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस साल अच्छी परफॉर्म करेगी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, वो ये है कि आई थिंक उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन प्लेयर्स लिए हैं जिनको अच्छे परफॉर्म कर, उनके पास मोहम्मद आमिर है, साउथ शकील आई थिंक बहुत अच्छे कप्तान है, वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो आई थिंक इस दफ़ा जो हैं द टॉप गन्स हैं आपके लाहौर और साथ में इस्लामाबाद परफॉर्म करेंगे, लेकिन ज़रूर क्वेटा इस साल आई थिंक टॉप 4 में। जी अहमद भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं? जो ये बात करें कि बॉटम पे नज़र आ गए, देखिए गेम अवेयरनेस है, आप मैच हार रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन 79 रन एंड 80 रन पेशावर ज़ल्मी को बैट्समैन को 20 ओवर्स पूरे खेलने चाहिए थे। और ये जो मार्जिन है ना डिफीट का, इसको स्क्वीज़ करना चाहिए था। एंड ऑफ द डे नेट रन रेट पे बात आ जाएगी, 4 जो क्वालिफाई करेंगी। अभी ये -0.4 बहुत ज़्यादा इतना नीचे चले गए। ये कितने मैचेस खेलेंगे? ये 7 मैचेस 8 मैचेस अभी भी रहते हैं, लेकिन सारे मैचेस एक तो कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अच्छे मार्जिन से और बहुत अच्छे, तब जाके नेट रन रेट पे बात है। तो ये गेम अवेयरनेस हर टीम को करनी चाहिए कि आप मैच हार रहे हैं, चले नजर आ गया, लेकिन कम से कम जो मार्जिन है उसको आप स्क्वीज करें। लेकिन आपने थिंक टैंक की भी बात की थी और आई थिंक आई एग्री विद यू कि इंजमाम भाई वहाँ पर हैं, हाजी अकरम साहब हैं वहाँ पर, बहुत बड़ा थिंक टैंक है उनके पास भी, पर वो आउटपुट नहीं नजर आ रही। मेरे ख्याल से प्लेयर अंदर जाके नहीं सुनते। ये शिकायत कोचेस की तरफ से भी आई है, हम इनको सारी कोचिंग करते हैं, बताते हैं इस तरह करना, लेकिन अंदर जाके वो भूल जाते हैं कि एग्जीक्यूशन क्या है, बाहर जो प्लानिंग करके दी गई है। कोच छोड़ दें या प्लेयर छोड़ तो दें, ये बात पहले ये अजहर महमूद से भी की गई, तो उन्होंने भी गिला किया कि नहीं मानी जाती, कहा कि भाई छोड़ दें आप, तो वो छोड़ते नहीं है। ज़ल्मी को अपनी प्लेइंग 11 भी थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी ना। आप मेहरान मुमताज़ हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग मैं कहता हूँ लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, आरिफ याकूब है, उनका भी कोई उनको नजर ही नहीं आ रहे वो। अब उनको तो खिलाना चाहिए ना, इसलिए पीएसएल के पेशावर के बेस्ट प्लेयर थे। तो वही मैं कह रहा हूँ उनको भी खिलाना चाहिए, थोड़ा शफल करनी चाहिए अपनी, उनकी जो प्लेइंग 11 है वो सही नहीं खिला रहे उसमें। वो आई थिंक उसमें सिर्फ उनको टीकेसी के अलावा कोई नजर नहीं आता। फास्ट बॉलर नाहिद राना इनके पास, बांग्लादेश के लंकी फास्ट बॉलर, बिल्कुल अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन जब आएंगे तो उनको जरूर खिलाना। बिल्कुल। एंड आई थिंक नॉट ओनली द प्लेइंग 11 शाजी, जो बाहर एक थिंक टैंक है उसमें भी कुछ यंग ब्लड तब्दीलियां लेकर आए, जो ज़रा गेम अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। लेकिन पीएसएल पुरजोश तरीके से जारी है, आज का वक्फा ज़रूर है, उसके बाद मैचेस बड़े ज़बरदस्त होने वाले हैं। टेबल पर कौन फिनिश करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो टॉप 4 स्लॉट्स हैं वही मैटर करती हैं। और कुछ टीम्स जैसे कि पेशावर या मुल्तान हैं, इफ़ दे वांट टू मेक अमेंड्स यही वक्त है, वरना शायद बहुत दूर निकल जाएगी पीएसएल। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। हमें अब ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सरा मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो द होम फेवरेट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड, ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि मुल्तान की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन पता नहीं क्यों वो नहीं लग रही जो होनी चाहिए थी। बिल्कुल, मैं उनके स्क्वाड बहुत गौर से देख रही थी और जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जिस वजह से मुझे शायद लग रहा है उनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, वो माइकल ब्रेसवेल और इफ्तिखार अहमद दोनों एक ही तरह के प्लेयर नज़र आते हैं। दोनों ऑफ स्पिनर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, जो बैटिंग में नीचे जाके इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। तो उसकी वजह से अब आप T20 ऐसी क्रिकेट नहीं है जहाँ पे आप 8 ओवर ऑफ स्पिनर से करा सकें, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो ना उनकी बॉलिंग पूरी तरह से सेट हो रही है, ना बैटिंग। अगर आप उसके बरक्स इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें तो वहाँ पर आपके पास 3 डिफरेंट ऑलराउंडर्स हैं। आपके पास ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सलमान अली आगा की शक्ल में, लेग स्पिन ऑलराउंडर शादाब की शक्ल में, लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास इमाद की शक्ल में, और नवाज़ अभी बाहर बैठे हैं। तो जो आपकी कोर टीम होती है, फिर जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, उनका आपस में कॉम्प्लीमेंट करना एक दूसरे को बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पर क्योंकि दोनों मैच विनर्स हैं T20 के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, तो दोनों को बिठाने का भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब साथ खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका या तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या किसी और तरह का स्पिनर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जिसकी वजह से अब उनको थोड़ा सा आई थिंक कॉम्बिनेशन में मसला आ रहा है। सना, बार बार इस स्क्वाड की हम बात कर रहे हैं। कल टैक्टिकली भी शायद वो टॉस जीतकर बॉलिंग कर बैठे, जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड की हमें पता है स्ट्रेंथ क्या है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी 1-2 ट्वीक्स हैं, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन फिर भी लगता यही था कि ये टोटल बड़ा गेटेबल है। 9 ओवर्स में अगर आप 90 कर रहे हैं, 10 में आप 100 कर चुके हैं, बट शायद वो पैनिक बटन था या बहुत ज़्यादा जल्दी चेस करना चाह रहे थे कि वो विकेट्स गिरती रही, क्योंकि आप T20 में अपनी साइड को बैक करते हैं अगर 4-5 ओवर्स में 50-60 रन चाहिए। देखिए, पिच जिस तरह का था, ये टिपिकल इस्लामाबाद पिच नहीं था, थोड़ा स्टिक कर रहा था बॉल। और इस्लामाबाद के एंड पे आके जेसन होल्डर और हैदर अली ने जो नॉक खेला है, उससे एकदम से पार स्कोर से ऊपर बात चली गई। 20-25 रन एक्स्ट्रा उन्होंने बना दिए नीचे से आके। अदरवाइज़ पहली इनिंग्स में जनरली अच्छा डोमिनेट कर रहा था मुल्तान, लेकिन फिर मुल्तान के पास अगर आप उनका टॉप ऑर्डर देखें तो काफ़ी एक तरह के बैटर्स मौजूद हैं। अगर रिजवान को देखें, फिर शाह होप हैं, कामरान गुलाम हैं, तो टॉप से वो फायर पावर उनके पास नहीं है जो आपको इस्लामाबाद में नज़र आती है, जो आपको बाकी टीम्स में भी नज़र आएगी। तो वो फिर जब आपको टॉप से वो वाला स्टार्ट नहीं मिलता तो 200 रन करना हमेशा मुश्किल होगा, और जब रन रेट ऊपर जाएगा तो मिडिल में फिर विकेट्स गिरने का चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, और मेरे ख्याल से एक थोड़ी सी लैकलस्टर अप्रोच ज़रूर है, जिसको अगर टूर्नामेंट में भी बेहतर कर सकते हैं तो वाकई बहुत वाज़े फ़र्क पड़ जाएगा। एंड आई थिंक ओनली टाइम विल टेल कि इसको कैसे आगे लेकर चलते हैं। और आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि टैक्टिकली अगर अपने आप को भी एनालाइज कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। उमर भट्टिया में ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया उमर, आप हमें ज्वाइन करें। क्या कहना चाहेंगे कल के मैच की अगर बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड दिफाई चैंपियन है, बहुत ही ज़बरदस्त टैक्टिकल अप्रोच उनकी रही है, कल भी जीत उन्होंने समेटी, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स की कहीं ना कहीं प्लानिंग एग्जीक्यूशन बड़ी लैकलस्टर नज़र आ रही है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस्लामाबाद जो है ना, अभी सबसे बेस्ट टीम नजर आ रही है सो फार। और जिस तरह से उन्होंने डिफेंड किया है, हालांकि वहाँ पे पहले चेज करना इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन आई थिंक जेसन होल्डर उन्होंने जो बॉलिंग स्पेल किया है वो बहुत ही यानी कि फर्स्ट क्लास था। तो जो सो फार दे हैव बीन द बेस्ट टीम इन दिस टूर्नामेंट। इस्लामाबाद को ओवरऑल अगर आप देखें उमर, थ्रू आउट द PSL वो देव बिलीव्ड इन देयर टैक्टिक्स और अप्रोच, और इवन ड्राफ्टिंग का प्रोसेस उनका बड़ा यूनिक रहा है। इस बार भी जिस तरह आपने निशानदेही की कि जेसन होल्डर इतना ज़बरदस्त बैलेंस ऐड कर रहे हैं कि लगता ये है कि इस PSL की सबसे अच्छी पिक साबित होंगे। आई थिंक उनकी सो फार जो भी सिलेक्शन है वो टैक्टिकल बेस्ड है, डेटा ड्रिवन है। और जो उनकी लाइनअप है वो देखिए, वो पोजीशन प्लेयर्स जो है ना वो पिक करते हैं एंड दे सिलेक्ट देम टू प्ले सर्टेन रोल। तो इस वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना, दे आर फार अहेड ऑफ अदर टीम्स इन माय ओपिनियन। क्या कहना चाहेंगे बाकी फ्रेंचाइजीज को? अब आप देखते हैं मुल्तान के स्क्वाड की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी बहुत अंडर द रेडार है, 2 मैचेस हार चुके हैं। बार बार कहा जा रहा है कि शायद स्क्वाड के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक देव गॉट अ गुड स्क्वाड, लेकिन उनके टॉप हैवी हैं वो। तो पोजीशंस जो है ना, अभी तक वो डिटरमिन नहीं करके किस बैट्समैन को किस पोजीशन पे खिलाना चाहिए। आई थिंक दिस इज वेयर दे आर स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट। लेकिन अभी अर्ली है, अभी भी टाइम है, दे कैन टर्न थिंग्स अराउंड। जी, बहुत शुक्रिया उमर भट्टिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे स्पोर्ट्स 360 में। एंड उमर ने जिस तरह एनालिस्ट तो वो कह रहे हैं कि वो अभी तक पोजीशंस पेशावर नहीं डिफाइन कर पाई। ये भी एक बड़ा
ट्रिकी सब्जेक्ट ज़रूर है मोई शाह साहब कि अभी तक यही फैसला नहीं हो पा रहा, और बहुत एक मेरे ख्याल से ज़्यादा तादाद अगर आप देखें ओपिनियन मेकर्स की, तो वो यही कहती है कि शायद बाबर एक कदम और नीचे आ जाएं और हारिस और साइम को ओपन करने दें। देखिए वही मैंने आपसे पहले भी बात की कि मुख्तलिफ ऑप्शंस थी इनके पास, उनको जो प्लेइंग 11 है उसको एडजस्ट करना चाहिए था। एक ये जनरली ख्याल किया जाता है कि शायद पिंडी स्टेडियम की पिच ऐसी है कि जिसपे स्पिनर को सपोर्ट नहीं मिलती, और ये गलत है, ये इंप्रेशन ठीक नहीं है। इब्रार ने यहाँ पे बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, इमाद वसीम को देखें कैसी उन्होंने बॉलिंग की है, तो ये आरिफ याकूब या मेहरान मुमताज़ को न खिलाना वो मेरी समझ से बाहर है। फिर आपने उनकी टॉप ऑर्डर की बात की कि टॉप ऑर्डर उनको किस तरह लेके चलना चाहिए। साइम अयूब तो चलें पक्के हैं अपनी जगह पे, लेकिन ज़रूर बाबर आजम को देखना चाहिए कि वो कहाँ एडजस्ट कर पाते हैं। अगर कप्तान का यही होता है, खासकर कप्तान अगर अच्छा कप्तान है, वो उसकी थिंकिंग अच्छी है, वो गेम को फॉलो करता है और साथ साथ लेके चलता है, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसके लिए अपने लिए क्या ठीक है और क्या बेस्ट ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं कि वो टॉप ऑर्डर में फिट करे और उससे ज़रा रिज़ल्ट और अच्छे हों, या उसमें जो टेम्पो है जो आप नहीं बना पा रहे, एक अर्ली इम्प्रेशन नहीं दे पा रही, खासकर ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप वो दे सके। ये सारी बातें मेरा ख्याल है टू अर्ली ना। मैं तो समझता हूँ कि अभी देखें हर टीम ने 10-10 मैच खेलने हैं, अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हैं, अपने आप को वापस लेके आ सकती है मुल्तान सुल्तान भी और ज़ल्मी भी, दोनों ऐसी टीमें हैं जिन्होंने प्रीवियसली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये सिर्फ इनको अपनी जो खासकर इनको जो अपने प्लेयर्स हैं उनकी एडजस्टमेंट को देखना पड़ेगा कि कौन सा बेहतर प्लेयर है, क्यों हम उनको अभी तक खिला नहीं रहे। स्पिनर अच्छे हैं तो उनको भी खिलाना चाहिए, कोई बैकअप में अच्छा फास्ट बॉलर पड़ा है तो उसको भी खिलाना चाहिए। देखें अली रज़ा की बात आपने की, और अली रज़ा से कोई इतनी एक्सेप्शनल बॉलिंग नहीं हो रही, तो वो देखें कि जी ये यंगस्टर है, इसको कम से कम मुझे समझ नहीं आती कि अच्छे भले इनका थिंक टैंक है, इनके पास है कि आप किस तरह की बॉलिंग या स्पीड से आप करते जाएं। उस दिन मैंने देखा पूरा एक ओवर 140 से ऊपर का किया हुआ, मतलब आपने जरूर देखा होगा। लेकिन मोहित शाह साहब ये भी 142, 144, 145 वो उनका स्किल है, लेकिन एनालाइज देखिए स्किल तो है, लेकिन अगर आप एक जो बैट्समैन है वो समझ जाता है कि ये तेज बॉलिंग लेकिन मैं करता आपसे रहेगा, यही तो अर्ज करना चाह रहा हूँ तो कि फिर उसको इतना नहीं बड़ा छोड़ेगा। थिंक टैंक है। अब अली रजा का अगर मैं करियर उठाकर देखूं तो सियालकोट को उन्होंने चैंपियन बनाया, और जी, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उठकर आ रहे हैं। जब 17, 18, 19 साल का एक लड़का 4 डे क्रिकेट सर 5 डे क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको T20 में ट्रांसफॉर्म करने का टाइम तो दें। ट्रिक्स एंड ट्रेड बतानी पड़ेंगी कि T20 में कौन सा बॉलर मार नहीं खाता। आप अगर 6 के 6 बॉल एक स्पीड से कराओगे तो वो तो आप सब कुछ उसके हाथ में दे रहे हो, बैट्समैन के हाथ में, कि ये जी ये 142, 144 पे आएगी, आपने उसको उड़ाना है। वो भाई कभी कोई स्लो बॉल हो, कोई स्लो बाउंसर हो, कोई यार्कर हो, कोई किसी किस्म की वैरायटी हो, तब आप बच सकते हैं। T20 में इसके बगैर नहीं बच सकते आप। बिल्कुल जी, तो वो हो नहीं पा रहा। जी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है फास्ट बॉलिंग का, बिल्कुल इसलिए मैं उसी पे आ रहा था। जो शाह जी कह रहे हैं कि एक ही स्पीड से बॉल आपको प्रेडिक्टेबल जो हो जाएंगे तो बैट्समैन पहले से लाइनअप कर लेगा, तो आपको शटल चेंज करनी पड़ती है। और फिर आपको अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की आपने बात की तो 4 डे क्रिकेट के अच्छे बॉलर्स होंगे। 4 डे क्रिकेट और T20 क्रिकेट की लेंथ टोटली डिफरेंट है। आपको पता है कि बेसबॉल के स्टाइल से बैट्समैन हर बॉल पे बड़ा शॉट ढूंढ रहा होता है, तो बड़े शॉट से भी बचना और साथ साथ विकेट भी लेनी है। एक फील्ड प्लानिंग है। अगर आपको खुद इतनी अवेयरनेस है कि मैं कौन सा बॉल करने जा रहा हूँ, उस बॉल से पहले आप कैप्टन से कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे फील्डर चाहिए, तो आप फील्डिंग स्विच कर सकते हैं, वो बड़ी जल्दी क्विकली हो सकती है। और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन, लेट से मैं कहता हूँ मैंने यॉर्कर करना है, तो यॉर्कर पे कहाँ शॉट लग सकता है, डाउन द ग्राउंड दोनों, या फिर स्क्वायर लेग लगेगा, मिड विकेट नहीं लगेगा यॉर्कर पे। तो आपको यहाँ पे प्लग इन करने फील्डर कि चलें अगर मिस हिट होगी और अगर नहीं लगी तो मैं इनसाइड द बाउंड्री कैच कर लूँगा, चले छक्का भी लग गया। बैट्समैन अगर मिस करेगा तो लेग बिफोर होगा या बोल्ड होगा, बजाय इसके कि आधी पिच पे मैं स्लोअर वन कर रहा हूँ और उसी के रहमो करम पे होंगे यार उसने पिक कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज मैं डॉट बॉल करूँगा। तो डॉट बॉल्स और विकेट की स्ट्रेटजी में बड़ा डिफरेंस है। ये एग्रेसिव अप्रोच और आपकी डिफेंसिव अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच में कहा जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मेरे ख्याल से अब हम ओवरऑल फिर यही बात कर रहे हैं कि अभी बहुत टाइम है। अगर आपने कोई इवेंट्स करने हैं, कोई प्लेइंग 11 के अंदर कोई कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो यही वक्त है, क्योंकि उसके बाद आप उस मोड पर आ जाएंगे जहाँ पर क्वालिफिकेशन फॉर क्वालिफायर्स एंड एलिमिनेटर्स बड़ी मैटर करने लग जाएगी। तो फिर वो टाइम नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली 6 ही टीम्स हैं जिसमें से 4 क्वालिफाई कर रही हैं, 2 नहीं करेंगी, तो वो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है आगे जाकर। वुमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करनी है जिसमें पाकिस्तान और थाईलैंड का मैच जारी है। आज पता नहीं क्यों, आई डोंट नो इफ द वर्ड इज़ राइट और नहीं, लेकिन सलामीर थोड़ी मुश्किलात का सामना है
टीम को थाईलैंड के खिलाफ ज़रा थोड़ी सी स्ट्रगल नज़र आ रही है। देखिए थाईलैंड की टीम के बारे में ये समझना ज़रूरी है कि वो बड़ी डिसिप्लिन लाइन और लेंथ से बॉलिंग करती है और उनकी फील्डिंग साइड भी काफ़ी अच्छी है। बैटिंग में उन्होंने वनडे T20 के अंदर तो काफ़ी परेशान किया है बाकी टीम्स को। वनडे में किसी मैच में हमें 5-4 मैचेस में एक में नज़र आया कि ऑलमोस्ट 300 भी इन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट किया। तो किसी भी टीम को आप लाइट नहीं ले सकते। आज बांग्लादेश को ऑलमोस्ट वेस्ट इंडीज़ ने हरा दिया होगा, अब तक मैं देखती हूँ स्कोर बहुत क्लोज था। तो अगर वो मैच बांग्लादेश हार जाता है तो पाकिस्तान को ये मैच जीतना बहुत लाजमी होगा, क्योंकि बांग्लादेश भी अगले मैच में बहुत तगड़ा आएगा। तो अभी तो पाकिस्तान 137 for 4 है और 9 ओवर्स का खेल अब बाकी रह गया है। तो आपको जाना पड़ेगा 200 के करीब एटलीस्ट इस जी, वेस्ट मैच इंडीज के 3 अंदर। विकेट से जीत won गया, by 3 wickets. 3 विकेट्स। तो जी अब उसकी वजह से अब ये हो गया क्योंकि वेस्ट इंडीज़ भी अब पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आएगा। तो अब यहाँ पर बांग्लादेश के साथ जो अगला मैच है अगर आज तो पाकिस्तान जीतता है तो आप Short शॉर्ट क्वालिफाई कर जाते हैं। पर खुदा न खास्ता कोई अपसेट होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा आपके ऊपर। तो इसलिए किसी भी टीम को आप कभी भी लाइट नहीं ले सकते। ये फॉर्मेट ही ऐसा है क्वालिफायर्स का। तो आई होप कि पाकिस्तान कैन रीच टू अ मार्क और हमारी बॉलिंग काफ़ी अच्छी जा रही है, बट लाइट आप फिर भी थाईलैंड को नहीं ले सकते। लेकिन आज थोड़ा सा ज़रा, मैं मानता हूँ डिसिप्लिन बॉलिंग होगी, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाऊँ तो आज शवाल जुल्फ़िकार को खिलाया गया, 28 गेंदों पर सिर्फ 6 रन उन्होंने किए। आलिया रियाज 27 गेंदों पर 7 और मेरे ख्याल से फिर उसके बाद अब सिद्रा नवाज रन आउट होगी, वो भी 42 गेंदों पर सिर्फ 11 रन उन्होंने बनाए। सिद्रा का मुझे नहीं समझ आता क्यों इसको इस नंबर पे ऊपर खिलाते हैं। आपके पास नतालिया अभी मौजूद है जिसको आपने खिलाया है, उमायमा सुहेल अभी बाहर बैठी हैं, उनको आप नहीं खिला रहे। सिद्रा एज ए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर वनडे में आप खिला सकते हैं, पर बैटिंग ऑर्डर उनका ये सूटेबल नहीं है। बैटिंग ऑर्डर उनको फातिमा सना और नतालिया से डेफिनेटली नीचे आना चाहिए और मे बी रामीन शमीम से भी उनको आप नीचे लाएं, क्योंकि वो उनका काम से स्ट्राइक रोटेशन है। और यहाँ पर जिस वक्त वो बारी करने आई आपको थोड़ा सा तेज़ खेलने की ज़रूरत थी ताकि आप उस 240-230 के मार्क पे जा सकते हैं, जो कि अब हम मिस कर चुके हैं। अब इवन इफ वी कैन रीच अप टू 200-210 दैट वुड बी रियली नाइस और उसमें फातिमा सना डेफिनेटली वुड बी अ वेरी की फैक्टर। अच्छा, मोहित शाह साहब ने आज सवाल किया है और मेरे ख्याल से आज का सवाल यही है कि वो कह रहे हैं दूसरा लगातार मैच है कि आलिया रियाज रन आउट हो रही है, तो क्या पिक नहीं कर पा रही, क्या हो रहा है? मतलब ये बड़ा टैक्टिकल सा सवाल होगा। देखिए आलिया का एक है, उसकी हाइट भी लंबी है और जनरली वो ज़्यादा बाउंड्री हिटिंग के ऊपर दिमाग में रखती भी है, मतलब उस तरह से उसका गेम है। और कॉलिंग का मुझे नहीं पता क्योंकि मैच हम लोग टीवी पे बराह रास्त देख नहीं सक रहे कि कॉलिंग का इशू था या और कोई इशू था कि कोई मूवमेंट स्लो थी। ये अब देखेंगे ही मैच का तो पता चलेगा, इस तरह नहीं बता सकते। बट बिल्कुल सही कह रहे हैं, बार बार रन आउट इतना की प्लेयर जब आपके पास सीनियर वैसे ही कम हो, ये बड़ा डैमेजिंग हो सकता है पाकिस्तान के लिए। पर अभी फातिमा सना इज अगेन प्लेइंग अ रियली गुड नॉक अलॉन्ग विद सिद्रा अमीन, जो कि सबसे कंसिस्टेंट रही हैं थ्रू आउट इस क्वालिफायर्स में। व्हाट्स अ गुड स्कोर दैट यू विल वांट पाकिस्तान टू बॉल? आई थिंक 230 से ऊपर ही आपको कम से कम जाना पड़ेगा। क्योंकि उनके भी 2-3 प्लेयर्स हैं, जैसे चैंथम हैं उनकी और बोथचम हैं, ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं कि अगर ये खड़े हो जाएं पिच के ऊपर तो ये लंबा जा सकते हैं। तो टू बी सेफ साइड 230 से ऊपर जाना चाहिए। मोहित शाह साहब पिछले मैच में 300 किया आयरलैंड के खिलाफ और आई थिंक वो आपको थोड़े से ज़रा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम पूरे 50 ओवर्स की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप जो भी टोटल आज करते हैं आपको बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि थाईलैंड की प्लेयर्स के पास वो कॉन्फिडेंस है। देखिए मेरा हाल है, अगर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 191 इन राउंड और मतलब उसके डिफेंड कर लिया पाकिस्तान ने, तो मेरा हाल है 200 स्कोर सेफ होना चाहिए अगेंस्ट थाईलैंड और 200 स्कोर पाकिस्तान को बनाना चाहिए। लेकिन मैं फील कर रहा था कि पाकिस्तान तकरीबन 300 की तरफ जाएगा, ओवर 250 करेगा। स्टार्ट अच्छा पाकिस्तान को नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आती कि कोई आउटस्टैंडिंग उनकी बॉलिंग है, क्योंकि मैंने देखा मैच नहीं है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है या कि हमें हमारी जो प्लेयर्स हैं टॉप ऑर्डर की वो सही नहीं खेली, बहुत स्लो खेली हैं, अटैक नहीं किया शुरू में। अटैक न करने का मसला फिर ये होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि आप दूसरी टीम जो बॉलिंग कर रही है वो हावी हो जाती है और वो फिर प्रेशर आप पे डाल देती है। अब फीलिंग आ रही है कि थोड़ा सा मतलब ओपन अप हो रहा है पाकिस्तान और अच्छा पाकिस्तान लेके जा रहा है। आपको ये बताना चाहूँगी थाईलैंड के बॉलर्स में बहुत ज़्यादा पेस नहीं होती, तो वो जनरली कीपर ऊपर रख के विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, तो आपको पेस खुद जनरेट करनी पड़ती है। तो इस वजह से इनके अगेंस्ट हमेशा स्कोर करना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि एक तो लाइन लेंथ विकेट के अंदर रहती है और कीपर जनरली ऊपर रहता है। बैटर के पास कोई पेस नहीं होती टू वर्क विद, तो एज ए स्पिनर आपको ऑलमोस्ट इनकी मीडियम पेसेस को भी खेलना पड़ता है। और शवाल भी इंजरी के बाद आ रही हैं, उमायमा को आई डोंट नो क्यों नहीं खिला रहे। उमायमा काफ़ी अब मैच्योर होती जा रही हैं, उनको गुल फिरोज़ा को भी ट्राई कर लिया, इनको भी कर लिया, उमायमा को भी इस आउटफिट के अंदर होना चाहिए ज़रूर। बिल्कुल। फाइनल थॉट्स वेरी क्विकली अहमद भाई,
200 is a good score? 8 overs to go and 142 for 4. 60 odd runs. We have 6 wickets in hand और ये जो current partnership है almost 60 runs की, इसी के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि ये पाकिस्तान कहाँ तक टोटल लेके जाएगा। 200 प्लस अगर ले जाता है, जैसा सना ने कहा 230, तो उसका मतलब हमें यहाँ पे 90 रन्स मजीद बनाने में। तो बेस्ट ऑफ लक टू टीम पाकिस्तान। बट सो फार सो गुड। थैंक यू वेरी मच अहमद भाई, मुशाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, सना मीर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे तो लगता है कि मैच हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद द पाकिस्तान वुमेंस टीम। आज का मैच भी आई थिंक अगर यहाँ पर अभी जितने ओवर्स उनको यूटिलाइज करती हैं और फिर बॉलिंग बहुत अच्छी करती हैं तो श्योर शॉट क्वालिफिकेशन इन द वर्ल्ड कप, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान वुमेंस टीम की बहुत बड़ी जीत है और ख़ासतौर पर उनकी टीम मैनेजमेंट की भी। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।